बामसेप के संस्थापक सदस्य बहुजन नायक आज 9 अक्टूबर 1924 को मान्यवर काशीराम साहेब की 18वां स्मृति दिवस की विनम्र अभिवादन। आज हम इस वीडियो में मान्यवर काशीराम साहेब जी की जीवनी के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। तो आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। मान्यवर काशीराम, जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है, साहिब काशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। इस लक्ष्य की ओर काशीराम ने 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बामसेप और 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। उन्होंने BSP की नेतृत्व अपने स्टूडेंट मायावती को सौंप दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार कार्यकाल पूरे किए थे। मान्यवर काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले पंजाब ब्रिटिश भारत में चमार जाति के रामदासिया परिवार में हुआ था। कुछ सूत्रों को कहना है कि उनका जन्म स्थान पृथ्वीपुर बुंगा गांव में था और अन्य का कहना है कि ये खरसुआ गांव में था। विभिन्न स्थानीय स्कूलों में अध्ययन के बाद काशीराम जी ने 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से BSc की डिग्री हासिल की। मान्यवर काशीराम जी ने पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कार्यालय में शामिल हुए। ये वो समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया था और 1964 में वो एक कार्यकर्ता बन गए। उनके प्रशंसक बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ने और एक दलित कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव को देखने के बाद वो इस काम के लिए प्रेरित हुए, जो अंबेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी मनाने की इच्छा रखता था। साहब काशीराम BR अंबेडकर और उनके दर्शन से बहुत प्रेरित थे। साहब काशीराम जी ने शुरू में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI का समर्थन किया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसके सहयोग से मोहभंग हो गया। 1971 में इन्होंने अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की और 1978 में ये बामसेप बन गया, एक संगठन जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अंबेडकरवादी सिद्धांत का समर्थन करने के लिए जारी करना था। बामसेप न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक निकाय था और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का कोई लाभ भी नहीं था। इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का कोई लक्ष्य भी नहीं था। सूर्यकांत बागमोर कहते हैं कि इसमें दलित के बीच उस वर्ग को अपील की जो तुलनात्मक रूप से समृद्ध था, ज़्यादातर शहरी क्षेत्र और छोटे शहरों में सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करता था और आंशिक रूप से अपनी अछूत पहचान से अलग हो गया था। बाद में 1981 में काशीराम जी ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से एक और सामाजिक संगठन बनाया। उन्होंने दलित वोट को एकजुट करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा का स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चंपा से लड़ा। बसपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरुआत में दलितों और अन्य पिछड़ों वर्गों के बीच के खाई को पाटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाट दिया गया। 1982 में उन्होंने पुनः पैक्ट की 85वीं वर्षगांठ पर अपनी एकमात्र पुस्तक द चमचा एज प्रकाशित की। उन्होंने ये पुस्तक ज्योतिराव फुले, BR अंबेडकर, पेरियार और दलित उद्धारक के लिए
काम करने वाले कई अन्य विद्रोही आत्माओं को समर्पित की। पूना पैक्ट में अंबेडकर, जिन्होंने अंग्रेजों से अलग निर्वाचिका हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उसको महात्मा गांधी के आमरण अनशन के कारण इस संभावना को छोड़ना पड़ा। अंबेडकर को डर था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नवजात दलित आंदोलन के संभावित परिणाम क्या होगा। कांशीराम का मानना था कि पृथक निर्वाचिका ने दलितों को स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किया होगा, इसमें उच्च जातियों की शक्ति को कमजोर कर दिया होगा जिनकी आबादी अपेक्षाकृत कम थी। कांशीराम ने तर्क दिया कि गांधी ने अंबेडकर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया और दलितों की हार का संकेत दिया। कांशीराम ने इस शब्द का इस्तेमाल जगजीवन राव और रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं को वर्णन करने के लिए किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके समझौता करने के बजाय अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। इस प्रकार चमचा युग में दलितों के एक वर्ग की अवसरवादी लामबंदी, जिसे कांशीराम कहते हैं, अभिजात वर्ग का अलगाव पैदा करती है। दलित अभिजात वर्ग उत्पीड़ित और शोषित समाज को भुगतान करके इस अलगाव को दूर कर सकता है। बीएसपी बनाने के बाद कांशीराम जी ने कहा कि पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेगी, दूसरा चुनाव लोगों की नजरों में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद में चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन करीब 70,000 वोटों से हार गए। उन्होंने 1999 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र HKL भगत के खिलाफ और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजीव गांधी के खिलाफ से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। फिर उन्होंने होशियारपुर से 11वीं लोकसभा 1996 से 1998 का प्रतिनिधित्व किया। कांशीराम उत्तर प्रदेश का इटावा से भी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने पिछड़े और दलित जातियों के बीच एकता बनाकर और मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का लोकप्रिय नारा देकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए हाथ मिलाया। चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। हालांकि कुछ मतभेद और मायावती की महत्वाकांक्षी के कारण ये गठबंधन जून 1995 में टूट गया। मायावती भाजपा के समर्थन में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। 1990 के दशक के अंत में साहब कांशीराम ने भाजपा को भारत की सबसे भ्रष्ट महाभ्रष्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल को समान रूप से भ्रष्ट बताया। 2001 में उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 में कांशीराम साहब ने 14 अक्टूबर 2006 को अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धर्म अपनाने की अपनी मंशा की घोषणा की। उनका इरादा था कि उनका 50 लाख समर्थक उसी समय धर्म परिवर्तन करें। इस योजना के महत्व का एक हिस्सा ये था कि कांशीराम के अनुयायियों में न केवल अछूत शामिल है, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल हैं, जो बौद्ध धर्म के समर्थन को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्होंने और उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला तब किया जब बीएसपी कुछ राज्यों में पूर्ण सरकार और केंद्र में सरकार बनाएगी। उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने कहा, साहब कांशीराम और मैंने तय किया था कि जब हमें केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलेगा तब हम धर्म परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम लाखों लोगों को साथ लेकर धर्म में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सत्ता के बिना धर्म परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ हम दोनों ही धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब आपके पास सत्ता होगी तो आप वाकई ही हलचल मचा सकते हैं। साहब कांशीराम मधुमेह रोगी थे। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया
और 2003 में लोकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ। 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वो 2 साल से अधिक समय से बिस्तर पर पड़े थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें मायावती ने चिता को अग्नि दी। उनकी अस्थियां को एक कलश में रखा गया और प्रेरणा स्थल पर रखा गया, जहां कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने शोक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांशीराम साहब को हमारे समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक बताया। उनके राजनीतिक विचारों और आंदोलन को हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक परिवर्तन की व्यापक समझ थी और वो हमारे समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट करने और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने में सक्षम थे, जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। कांशीराम साहब के नेतृत्व में बीएसपी ने 1999 के संसदीय चुनाव में 14 संसदीय सीटें जीती। 1982 में कांशीराम ने द चमचा एज द एरा ऑफ द स्टूजेज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया, जिनके बारे में उनका आरोप था कि उनके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के लिए काम करने का स्वार्थी कारण थे। उनकी पुस्तक बर्थ ऑफ बामसेफ भी प्रकाशित हुई। उनकी जीवनी कांशीराम लीडर ऑफ द दलित बद्री नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई थी। उनके भाषणों को अनुज कुमार द्वारा बहुजन नायक कांशीराम के आविष्कार भाषण एस गौतम और AR अकेला द्वारा संकलित कांशीराम के लेखन और भाषण और 1997 में बहुजन समाज प्रकाशन द्वारा कांशीराम के संपादकीय जैसी पुस्तक में संकलित किया गया है। एक बार साहब कांशीराम जी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनने को ऑफर किया था, लेकिन कांशीराम साहब ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं दलित शोषित के चौखट पर सत्ता लाना चाहता हूं। ये बोलकर राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया और अकेले साइकिल पर अपने समाज को संगठित करने में निकल पड़ा और संघर्ष को चुना। अगर कांशीराम साहब चाहते तो राष्ट्रपति पद पर विराजमान होकर शान और शौकत की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और संघर्ष को चुना। ऐसे महान मानवों को मेरा सलाम, कोटि कोटि नमन, अभिवादन। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।